नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान से एक गलत कदम उठ जाए तो फिर कई कदम गलत उठते चले जाते हैं, ख्वाह वो किसी के बहकावे में आकर उठाए जाएं या शैतान इंसान के जहन पर सवार हो जाए। हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ आपको एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या दिखाना नहीं बल्कि अपनी आवाम को कानूनी अवेयरनेस देना भी है। हमारे मुल्क में एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है जो कि दिन ब दिन कत्ल की तरफ लोग जा रहे हैं। कहीं गैरत के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है तो कहीं गैरत का नाम नहाद ड्रामा करके बीवी या बहन को सूली पे लटकाया जा रहा है। ये क्यों होता है, इसके पीछे अज़ाइम क्या होते हैं और गैरत के नाम पे कत्ल करने वालों की सज़ा क्या होती है? और जो लोग कहते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल करके हम बच जाएंगे, उन लोगों के लिए कानून ने किस तरह से अपना दायरा वसी कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो तमाम अनासर दिखाएंगे, कानूनी राय भी आप तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी आवाम को अवेयरनेस देंगे कि कानूनी रास्ता क्या है और जो हम गुनाह या जुर्म करते हैं उसकी सज़ा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना काना में मौजूद है और यहाँ पर वो सफाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने बेदखली से अपनी शरीक हयात को कत्ल कर दिया। ये सारा मामला एक्चुअली क्या है प्रोग्राम में काफ़ी हद तक हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मुल्ज़िम ने ये हैबत क्यों ढाई, वो हुआ था क्या, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों किया। हमारे साथ रज़ाक़त साहब भी मौजूद है, इनसे भी डिटेल्स जानेंगे। बहुत शुक्रिया रज़ाक़त साहब मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साथ सफाक मुल्ज़िम मौजूद है, पहले उससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हो? दिहाड़ी मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी, हाँ जी। यानी कि गरीब इंसान हो, कोई बहुत ज्यादा पैसे में तगड़े इंसान नहीं। नहीं। फिर कातिल बन गए, किसकी सपोर्ट थी? वो गैरतवान बन के। ये गैरत का तो एक ढोंग होता है ना, सपोर्ट हाँ किसकी थी? सपोर्ट किसे दी नहीं। कत्ल करोगे बच जाऊंगा, बहुत पैसे वाला हूँ, जगीरदार हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था ना, है ना? नहीं। उम्र कितनी है? उम्र होनी 2 साल, तकरीबन 38 साल के करीब। हाँ जी। कितने साल हुए थे शादी को? 20 साल। कितने बच्चे हैं? 7। 20 सालों में 7 बच्चे पैदा हुए, तब ये हाँ। गैरत जागी। ये 20 साल के बाद अचानक गैरत कैसे जाती है? फौतगी ते गई सी ना, अच्छा। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੇ। 20 साल बची ना? हाँ जी। तो 20 साल बाद ऐसा क्या हुआ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕੀ ਉਹਦੇ आपको ਜ਼ੇਨ पता ਚ होना चाहिए फिर तो। वो आपके नहीं। साथ रहने शरीक है यार। हाँ जी। तो तुम्हें गैरत किस चीज की है? यार तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ किसके ਜਦੋਂ। साथ निकल के गई? ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦਊ ਜੀ। नाम बताओ उसका। ਦਊ। क्यों रज़ाक़त साहब, क्या मामला है? जी ये ठीक कह रहा है। वो यहाँ घर से गई थी, वो किसी फोतगी पे, वहाँ से किसी लड़के के साथ उसके साथ का रिलेशन थे, वो हमसाया महल्लेदार था। अच्छा। उसके साथ वहाँ से भाग गई थी। फिर ये बजरिया पंचायत गाँव की पंचायत के जरिए घर वापस आई है और घर वापस बुलाने का इसका मकसद ही ये था कि उसको कत्ल किया। अच्छा, ये इसका मकसद था कि वो चली गई है तो वापस बुला के कत्ल। अच्छा। बाकी उसके साथ इसको कोई सरोकार नहीं था। अच्छा, रज़ाक़त साहब आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं, कानून कत्ल की इजाजत देता है? नहीं देता। कानून कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। जी इसके पास एक प्यार गैरत के नाम पर ना तो इस्लाम ने इसको दिया था ना कानून ने दिया। जी बिल्कुल। इसने किस बेस पे कत्ल किया? वो तो जो उसने किया वो चली गई, इसको छोड़ देता है, इसकी एक प्यार का तलाक था। जी इसको छोड़ सकता था, क्यों भाई? बस दुनिया तो डरदे भी ये ना आखन भी राजपूतों की उन्होंने दे पट्टियां। अच्छा, नो जड़ी ये जात पात ये वो दुनिया के सामने अपना सर फखर से ऊंचा करने के लिए तुमने एक बंदे की जान ले ली है। हाँ। अभी हथकड़ियां लगी हुई हैं तो अब दुनिया कुछ नहीं कहेगी, या सब फखर से बुलंद है? हाँ जी। वो तो फिर आउंदी है। हैं? वो तो फिर आउंदा ही है ना। अच्छा, यानी पता था अंजाम का। इसे नदामत है कोई अपने किए हुए? जी नदामत है इसे, और इस पे जो अभी न्यू अमेंडमेंट आई है, गैरत की बिना पे कत्ल की 311 इजाद की है।
अगर फैमिली वाले इसके साथ सुलह करते भी हैं तो तब भी उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। अच्छा, वो ये पूरे जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये बचेगा। सजा मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम कहाँ से शुरू होती है? ये उम्र कैद और इसमें डेथ पेनल्टी होती है। अच्छा, सजा मौत तक जाती है, जी। डेथ सेंटेंस तक जाती जी। है। अच्छा रज़ाक साहब, एक चीज जो बड़ी यहाँ पर क्वेश्चनेबल है कि कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि वो बच्चे लड़की 20 साल वो इसके साथ रही, 7 बच्चे पैदा हुए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से आपने ये चीज खोजी कि वो बच्चे लड़की थी या इसकी जुबानी जो statement है? नहीं, इसकी ज़बानी नहीं है, जिस पंचायत के ज़रिए जो वापस आई है उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, वो चश्मदीद गवाह भी हैं। पंचायत भी तो उसी गाँव की लड़की ना? पंचायत भी उसी गांव की थी। जब वो औरत घर से सुलह के ज़रिए गई है, वो घर से किसी और के साथ भाग गई है और ओपनली कह रही है कि मैंने इसके साथ नहीं बसना, अब मैंने जिसके साथ घर बसाना है उसके साथ आ चुकी हूँ। फिर उसकी मिन्नत समाजत की उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, उसके दीगर अजीज़ो कारब ने, और उसके बाद इसका जो बहनोई है उसने भी फ़ोन किया है कि आप आ जाओ। उसको भी उसने यही जवाब दिया कि मैंने अब इसके साथ नहीं बसना। कुछ इसकी घरेलू निचाकी भी थी। तो फिर की वजह क्या थी निचाकी की इसके साथ? बस जो घर में अमूमन मियाँ बीवी की निचाकी होती है वही 20 साल गुजारे उसने इसके साथ। ये ऐसे ही चलता है, जो लोकल फैमिली होती हैं, गांव की फैमिलीज में ऐसे ही सिस्टम चलता है। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए इस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे कि ये रेशो इस तरफ क्यों जा रही है। ख्वातीन घरों में घरेलू नाचाकी अगर होती है, खामन के साथ जिंदगी का उनका सफर चलते चलते कहीं पहिया रुकता है या उनकी अनबन हो जाती है, तो वो यहाँ से आगे निकल के अगर भाग जाती हैं या आगे शादी करना चाहती हैं या एक के साथ रहना नहीं चाहती, तो इसके बहुत सारे कानूनी हल हैं। इसके इस्लाम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। औरत को खुला का इख्तियार दिया है, मर्द के पास तलाक का इख्तियार है। कत्ल का ना इस्लाम ने कहीं कहा है, गैरत के नाम पे कत्ल ना कहीं कानून में है ना इस्लाम में है। और जैसे कि अमेंडमेंट भी हो चुकी है अब नए कानून की, तो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमारी जो मुकन्ना है, हमारी कानून साज असेंबली है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करती है। तो ऐसे में बहुत सारी अहादीस भी मौजूद है। क्यों रज़ाक साहब, इस्लाम ने भी इसकी इजाज़त तो नहीं दे रही? जी बिल्कुल, ये इस्लामी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान में जो भी कानून है वो इस्लामी नजरियाती कौंसल से पास शुदा होता है और कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी राइज नहीं हो सकता। 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक इस्लाम में इसके बेहतरीन हल हैं। पहले तो चाहिए था कि अगर इसके साथ घरेलू नचाकी है औरत की, वो खुला का दावा दायर करती। अगर उसके साथ किसी के साथ रिलेशन भी थे, वो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करती, खुला लेती, खुला लेने के बाद उसके साथ निकाह करती। लेकिन उसको भी अवेयरनेस नहीं थी, उसने भी एक अपना जो उसकी समझ सोच के मुताबिक उसने काम किया, एक्ट किया, और वो वाला एक्ट करने के बाद वो दोबारा वापस आ गई, वो दोबारा बहकावे में आ गई, रिश्तेदारों की मोहब्बत में आ गई, वही उसकी मौत का बायस बना। अच्छा, यहाँ पे जो कि हमारे साथ मुल्ज़िम मौजूद है, हम इन्होंने बात की रिश्तेदारों के बहकावे की, तो इससे भी ज़रूर बात करते हैं कि ये किसके उकसाने पे जब प्लान आउट इसने किस तरह से किया उसको, क्यों भाई तुम्हारी बीवी घर से चली गई, हाँ जी, तुमने तभी सोच लिया था कि मैंने उसको नहीं छोड़ना? हाँ जी। क्या प्लान किया था कि किस तरह से मारूंगा? मैं उन्होंने प्लान ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ। कितना अच्छा पहले प्लान कर लिया था? मैं ਕੀਤਾ ही 2 दिन पहले। 2 दिन पहले किसी ने मशवरा दिया? ना, फिर ये सोचा कैसे? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जब वो घर आई तो क्या हुआ? ਸਾਫਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ, उसके जो गले में दुपट्टा था, हाँ। फिर ਸਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਾ ਨਾ ਗਲ 'ਚ, दुपट्टा ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਬਾਹੀਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ चारपाई का जो वो सिरा होता है, ਹਾਂਜੀ उसके साथ। अच्छा फिर? ਪੁਆਂਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। अच्छा फिर? ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 10-15 मिनट? ਹਾਂਜੀ, फिर? ਉਹਨੂੰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ये मरोड़ने से क्या हुआ था ज़्यादा साहब? गले का जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, हराम मगज? ये हराम मगज, यहाँ से इसने इसको तोड़ा है। अच्छा, तोड़ने के बाद इसका फिर भी मन नहीं भरा, फिर इसने फिर इसने मुकम्मल, क्या किया? मैंने उसकी वो सुनत है जहाँ पे ये नहीं बताएगा वहाँ पे मैं आपसे जरूर पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ, फिर क्या किया? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਈ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਈ। वो करंट की तार लगाने की वजह क्या थी? मैं शायद वो फिर न जी पावे।
अच्छा, यानी मुकम्मल तसल्ली कर रहे थे। हाँ जी। माफी होनी चाहिए कि सजा होनी चाहिए? माफी मिल जूगी, बच्चे सांभ लांगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास सेफ रहेंगे? हाँ जी। जिनकी माँ तुमने मार दी करंट लगा के, तुम बच्चों के साथ क्या सलूक करोगे? नाज़रीन, हर धर्मी है, अभी भी सीना तान के माफी की तलब रखता है। गुनाह का पछतावा नहीं, लेकिन हाथ में लगी हथकड़ियों से परेशानी जरूर है, और इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए माफी का तलबगार है, लेकिन नहीं जानता कि कानून कितना मजबूत है और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो जिसका जुर्म उसकी सजा, गुनाह की सजा अल्लाह ने देनी और जुर्म की सजा कानून ने देनी। ना तो इसके पास किसी किस्म का कानूनी इख्तियार था, न शरीयतन इसके पास कोई इख्तियार था। इसने नाहक कत्ल किया है, जिसकी सजा इसको शायद अल्लाह के घर भी मिले और इसको कानून भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हम अपनी आवाम के लिए कानूनी अवेयरनेस और कोशिश करेंगे कि जितनी शरीयत शायद हमें पता है वो भी अवेयरनेस दे सकें कि कत्ल के बाद इंसान बच नहीं सकता, और ख़ासकर हमारे मुल्क में जो गंभीर सूरत हाल चल पड़ी है कि गैरत के नाम पर कभी बीवी कत्ल, कभी बेटी कत्ल, कभी बहन कत्ल। हमारी कोशिश है कि इसकी रोकथाम हो सके, ताकि हमारा जो एक इमेज बन चुका हुआ है, हमारे मुल्क का एक इमेज बन चुका हुआ है, इसको कहीं ना कहीं सुधारने में हम अपना अहम किरदार अदा करें। आगे प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, शरीयत क्या कहती है। हम कोशिश करेंगे कि आलिम दीन से भी बात करें और कानूनी राय भी आज अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। टीम पुकार ने हमेशा ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने वाले कुर्सी के भूखे हुक्मरानों को नींद से बेजार करने की कोशिश की है। यही वजह है कि पाकिस्तान में नाम नेहाद गैरत के नाम पर ख्वातीन के कत्ल को रोकने के लिए कानून का मुसवदा तकरीबन 3 बरस इल्तवा में रहने के बाद हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल कर सका है। इस दौरान 2000 से ज़ायद ख्वातीन इस जुर्म की भेंट चढ़ चुकी हैं। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के 2 कानूनी मुसवदे जनवरी 2014 से कौमी असम्बली में ज़ेरे इल्तवा थे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इन कानून को मंजूर करवाने का ऐलान किया था, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। इस दौरान इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक 2300 ख्वातीन नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि हुकूमत इन ख्वातीन के कत्ल की किस हद तक जिम्मेदार है। वो अरकान पार्लियामेंट इस जुर्म को रोकने में नाकामी के कितने जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हुकूमत मुखालिफ धरनों को रोकने के लिए बुलाए गए पार्लियामेंट के इजलास में तो शिरकत की, लेकिन इस दौरान 10 मिनट इन कानून की मंजूरी के लिए मुख्तस नहीं करवाए। ख्वातीन के हुकूक के नाम पर बनने वाली तंजीमों ने इस दौरान ख्वातीन के कत्ल के वाक़यात का रिकॉर्ड मरतब करने के अलावा इस जुर्म को रोकने के लिए क्या कोई और काम भी किया, जिसका जवाब आपको ना ही में मिलेगा। गैरत के नाम पर कत्ल की हौसला शिकनी के लिए सख्त कानून बनाए जाने का मुतालबा कई बरसों से किया जा रहा है, लेकिन नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल में इजाफा ही हुआ है। अब इसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि जब से नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी का मुसवदा पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आया है, इस जुर्म में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। देखा जाए तो एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में 869 ख्वातीन, 2014 में 1005 ख्वातीन, 2015 में 1096 ख्वातीन, 2016 में मई के महीने तक 212 ख्वातीन को गैरत के नाम पर अब्दी नींद सुलाया गया। एक तहकीक के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल में तकरीबन हमेशा मकतूल ख्वातीन के शौहर, भाई या बाप मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन दरअसल गैरत के नाम पर होने वाली ज़्यादातर वारदातें लड़की की अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी या इसकी कोशिश का नतीजा होती हैं। जब भी किसी खातून को नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, इसके जुर्म में फरीक सानी के तौर पर किसी मर्द का नाम ज़रूर होता है। यानी नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल की बुनियाद ही ये बनाई जाती है कि किसी खातून के मर्द के साथ नाजायज़ रवाबित थे या उसका शक था। यहाँ इस बात से इनहराफ करना भी मुमकिन नहीं
کہ کئی واقعات میں جاگیرداروں اور وڈیروں نے کئی مردوں کو بھی غیرت کے نام پر قتل یا انہیں بدترین سزائیں دی ہیں، جو کہ سوشل میڈیا اور پھر ٹی وی چینلز کی زینت بھی بنے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات موجود ہیں علی اجمل صاحب۔ انہی سے جانتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا کسی بیماری کا شکار ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر یہ چیز کس طرح سے نفس کو ابھارتی ہے، یہ کس طرح سے معاملہ درپیش آتا ہے، اور یہ واقعات بجائے تھمنے کی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی اجمل صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہوں گے، اور وہ کاؤنسلنگ کر کے آپ ان کی، یا ان سے انجانے میں کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو آپ ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو واپس نارمل زندگی میں لاتے ہیں۔ جو لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، کہ ایسا بھی کبھی کوئی کیس آپ نے ڈیل کیا؟ دیکھیں، غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو غیرت کے علاوہ باقی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آنر کلنگ از اے ورسٹ کائنڈ آف ڈس آنرڈ کلنگ۔ یہ آنر کلنگ میں آنر جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آنر کلنگ کرتے ہیں وہ مختلف جو ان کے موٹیوز ہیں، ظاہر یا باطن، ان پہ آنر کلنگ کا ایک لبادہ اوڑھ دیتے ہیں۔ مثلا جیسے انہیں کوئی مینٹلی ڈس آرڈر ہوتا ہے؟ نہیں، مینٹل ڈس آرڈر نہیں، یہ ایک معاشرے کی پیداوار ہے۔ کیسے آنر کے نام پہ قتل کر دیا تو معاشرہ عام طور پہ آنر کلنگ کو اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا دوسری طرح کی کلنگز کو سمجھتا ہے، تو کچھ لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنر کے نام پہ بیوی، بہن اور بیٹیاں جو ہیں یہ قتل ہوتی ہیں۔ ابھی اس میں آنر جیسی چیز اس لیے نہیں ہوتی، کہیں پہ آنر کا نام، آنر جو ہے وہ میل شوگنزم کا نام آنر رکھ دیا ہے، کہیں پہ جو ہے اپنی احساس کمتری کا نام آنر کلنگ رکھ دیا۔ جیسے کوئی نہیں، ڈیزیز نہیں ہے، ایک کوئی فل فلیج جس کو ہم نفسیاتی ڈیزیز کہتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن ایک پرابلمیٹک رویے ہیں۔ جیسے ایک ہسبینڈ ہے، وہ اپنی وائف کو اس شبے میں قتل کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی کردار ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ یہ جو عام طور پہ زیادہ تر ایسے مرد جو عورت کے کردار پہ شک کرتے ہیں، اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو عورت کے کردار میں زیادہ تر پرابلم ہی ہوتی، وہ انسیکیورٹی کا وہ مرد شکار ہوتا ہے اور اس کی اپنی انفیریورٹی کمپلیکس اس کو اس چیز کی طرف ابھار رہی ہوتی ہے۔ ابھی زیادہ تر آنر کلنگ کے نام پہ جو عورتوں کا قتل ہوتا ہے وہ ایک معاشرے میں ایک شاخسانہ ہے میل شوگنزم کا، کہ میل ڈومیننس کا۔ ابھی دیکھیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں جی اس نے میری آنر ہرٹ ہو گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی اپنی ایگو ہرٹ ہونے سے زیادہ ہمارا سوشل پریشر ہوتا ہے باہر کا؟ کوئی باپ، بیٹا، بھائی یا شوہر خود سے نہ بھی چاہ رہا ہو قتل کرنا تو اسے باہر سے اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تم کیسے سوچ سکتے ہو، تمہاری غیرت کیسے گوارا کر گئی، تم نے کیا دیکھ لیا، یہ ہے وہ ہے، کرتے وہ کہ جو چیزیں ہیں نا وہ انسان کو اس نہج تک لے آتی ہیں۔ تو ایسے میں جب سوسائٹی کا پریشر بلٹ ہو رہا ہو یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس نہج تک لے آئیں تو آپ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ غصہ آئے تو پانی پی لیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایسے میں ایز اے ماہر نفسیات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سوشل پریشر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر سوشل پریشر کے ساتھ ایک انڈیویجول کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، انسان خود بھی ایسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی جواب دے جاتی جی بالکل جواب دے جاتی ہے، لیکن اس میں کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ کی طرف کر دوں کہ جب کیپیسٹی دیتی ہے تو یہ ہمیشہ کمزور عورت کے معاملے میں کیوں دیتی ہے؟ کبھی یہ پہلوان نے جب کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے انسان کو غصہ آ گیا ہو تب بلڈ پریشر کیوں نہیں ہائی ہوتا اور تب اس کو کیوں نہیں مارتا؟ نیچرل ہے نا کہ اپنے سے کمزور پہ جلدی وار ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہمیں تو یہ کسی ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں پورے ایک معاشرے کی یہ کہہ لیں کہ سوشل کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ایجوکیٹ سے ہٹ کے بھی کوئی آپ ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان سپوز آپ کو چونکہ اس وقت عوام دیکھ رہی ہے،
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है किसी न किसी प्रेशर का शिकार हो, वो अपनी काउंसलिंग खुद से कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे अपने आप को किसी एक्सरसाइज के जरिए नॉर्मल कर सकते हैं, कहीं कोई वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक, क्या थेरेपी क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि इंसान जो है अपना सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त खुद ही होता है। अगर इंसान कोई जुर्म ना करना चाहे और अपना उसका जहन में थोड़ी सी अगर उसमें कुछ लॉजिक रह जाए तो वो जुर्म नहीं करता, वो अपने आप को समझा लेता है आमतौर अगर वो पे। इस हद तक पहुंच चुका है तो थेरेपी कैसे करे वो? देखिए, थेरेपी यही है कि अपने आप को सेल्फ सजेशन देने पड़ेंगे। वो उसमें फिर इंसान खुद से ज़्यादा उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो उसके बड़े हैं और जो समझते हैं कुछ लोग, जैसे वो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। वो मीडिया कर सकता है, सिविल सोसाइटी कर सकती है कि हम जो माशरे में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक करें। क्योंकि देखिए, इंसान जो भी है, ऑनर किलिंग करने वाला मुजरिम या उसके अलावा नॉर्मल इंसान, ये ज़्यादातर माशरे की पैदावार है। ऑनर है क्या, कब हर्ट हुआ, ये माशरा ये चीज़ें आपको बताता है गलत या सही। तो हमें पूरी माशरे की एक सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और हर इंसान को अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। और मैं बहसीयत माहिर नफ्सियात समझता हूँ कि इंसान कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल है, किसी नहज पे भी पहुँच जाए, उसमें मस्बत उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। अगर वो सुधरना चाहे तो खुद सेल्फ सजेशन के थ्रू सुधर सकता है। यानी कि वो अपने अंदर से ही, जैसे ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, Exactly. उसके थ्रू ही उसकी थेरेपी मुमकिन है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ वो थेरेपी कर सके। अनटिल अनलेस वो क्राइम करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर वो ना करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। एंड इस पे आता है हमारी गुफ्तगू का जो। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी ऐड कर लें कि दूसरा एक सजा और जजा का डर भी होता है। ये एक क्रिमिनल कानून इसीलिए बना है ना। एग्जैक्टली, कानून इसीलिए बना। और ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में बड़ी एक अहम बात है कि जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं, जिनमें टेंडेंसी मौजूद है, वो इस वजह से नहीं रुकेंगे कि वो क्राइम करना नहीं चाहते, वो इस वजह से रुकेंगे कि इससे हमें सजा क्या मिलेगी। अभी आपने चूंकि अली साहब जिक्र किया कि सजा और जजा का तयन, तो हम कानून की बात जहाँ तक करते हैं कि कानून अगर है, बना हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं? और अगर कानून बन चुका है या नहीं बना तो कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की अमेंडमेंट की ज़रूरत है? कानून हमारे मुल्क में हैं, कब बने, किस तरह से बने, औरत के हुकूक क्या हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हमारे इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन कानून की चल रही है, हमारे कानून चल रहे हैं, उसमें हुकूक नस्वा के एक बिल का लफ्ज़ भी हम सुनते हैं। और ऑनर किलिंग के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, ये तो खैर हम आपको बाद में प्रोग्राम में ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे और किसी मुफ्ती साहब से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से हमें क्या जो है इस्लाम का दर्स देते हैं। इसी हवाले से कानून क्या कहता है, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि माहिर कानून मौजूद है, मोहम्मद खालिद सप्रा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सप्रा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप एक माहिर कानून हैं और बड़ी ग्रिप है आपकी क्रिमिनोलॉजी पे और क्रिमिनल एक्सपर्ट हैं आप इस हवाले से। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में एक बिल मंजूर हुआ था हुकूक नस्वा के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से हुकूक उनके क्या हैं, कानून हमारा मुल्क का क्या कहता है, आइन में क्या उसकी तफसीलात हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑर्डिनेंस हमारा यहाँ बिल को पार्लियामेंट में पेश हुआ था 2004 के अंदर आकर। अच्छा। जो सीधा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, स्टिल पेंडिंग है? जो जब पेंडिंग पड़ा हुआ पर, अच्छा। जिसमें अगर फर्दर इसमें ये है कि जो जितने ये ऑनर किलिंग के हवाले से जो मैटर होते हैं, ये पीपीसी के तहत इसके सेक्शन 302 के तहत इसको डील किया जाता है। और इसके अंदर लेटेस्ट जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें गुल खां वर्सेस स्टेट के अंदर उन्होंने इसमें कहा कि ऑनर किलिंग के अंदर जो इसका स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, वो उसमें कोई प्राइवेट पर्सन इसका इंडिविजुअली कंप्लेंट नहीं बने सकता। अच्छा। इसमें स्टेट खुद आकर कंप्लेंट बने आकर डायरेक्ट। होता ये है कि हमारे यहाँ जितने भी ये इसके से मैटर आते हैं कोर्ट के अंदर आकर, तो उसके अंदर उसका लड़की का बाप है, भाई है, कज़न है, रिलेटिव जो है, वही उसकी एफआईआर के विटनेस होते हैं, वही उसके मुद्दई होते हैं। वो कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने इसको माफ़ कर दिया, हमने से फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से कोर्ट जो है ना, वो कोर्ट ने तमाम कार्रवाई एविडेंस पर करनी होती है आकर। जब उसके विटनेस ही स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होते, तो फर्दर फिर कोर्ट उसको उस ऐसे मुलज़िम को अक्यूज को वो बरी कर देती है। तो अभी जो स्टेट मुद्दई बनी है उसमें ये होता है कि जब स्टेट मुद्दई बनेगी उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो विटनेस तो और सही होगा ना, उसमें आएंगे, उसमें स्टेट विटनेस भी आते हैं अगर फर्दर उसमें आगे आपके आईओ साहब बयान देंगे, डॉक्टर्स स्टेट देगा। और ऑनर किलिंग के अंदर, ऑनर किलिंग के अंदर जाकर जब स्टेट खुद कमेंट बनेगी आकर,
तो फर्दर उसमें जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की तरफ वो कम्प्लीटली हो जाएगी आकर, और लोगों को सजा क्या होगी? इसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी है और इसके साथ डेथ पेनल्टीज भी है। अच्छा, सजा मौत भी, उसको हैंग करने के लिए सजा दी अच्छा, गई। जिस केस के सिलसिले में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये बड़ा एक अजीब सा केस है। उसने मर्डर तो किया ही किया, लेकिन उसने मर्डर करते हुए कई हर्ट भी किए बीच में। जैसे कि उसने अपनी वाइफ को पहले उसकी गर्दन दबाई, लेकिन वो जिंदा थी, वो मुकम्मल तरीके से उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने गर्दन की हड्डी तोड़ने के बाद फिर भी उसको लगा कि शायद अभी सांसें कुछ बहाल हैं, उसने उसकी बॉडी में करंट पास किया और उसको फिर एक एक्सीडेंट का बहाना दिया और फरार हो गया वहां से। तो ऐसे में इसको कोई और दफात भी लगती हैं? ऐसे केसेस के अंदर जब किसी भी पर्सन को इसमें ब्रूटल किस्म का उसको तरीके से उसको मर्डर किया जाए, तो उसके तमाम जो एक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक उसका चार्ज फ्रेम होता है और दीगर सेक्शंस भी उसमें इम्प्लीटेड होती हैं और उनके अंदर भी उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये 302 से हट के और भी इम्प्लीमेंट इसमें और भी अभी हर्ट सी इंजरीज भी इसमें इंक्लूड होने की सेक्शंस आएंगी, और उसके अंदर लेटेस्ट में आपको बताऊं, गुल मोहम्मद के केस के अंदर हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने यह तय किया कि इसके एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के सेक्शन 262G के अंदर उसको फॉलो करें। अच्छा, इसमें टेररिस्ट एक्ट भी लग सकता है? उसमें आए, उसमें सेक्शन 2 के अंदर आके कोई भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंट है ना, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आकर उस बंदे को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत आकर उसमें के अंदर ये सेक्शन 62G जो है वो इंडिविजुअल कोई और कोई ग्रुप्स कोई ऐसा इलीगल एक्ट करता है तो उसके तहत उनको सजा दी जाए, जिसके अंदर वो डेथ पेनल्टीज की है, उस पर फाइन्स हैं और इसके अंदर दैयत भी उसको पे तो अच्छा, मुझे खालिद साहब ये बताइएगा कि एक्ट किया है एक बंदे ने इंडिविजुअली, उसको प्रेशराइज करने में या उसके मुशावरत में सोसाइटी का बड़ा हाथ है, चाहे उसके अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, इस हवाले से कानून क्या कहता है? इन लोगों के लिए भी कोई दफात हैं कि इनके लिए भी जो कोई भी क्राइम के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करता है आकर तो सेक्शन 109 के तहत उसको इंडिविजुअली एक बंदे ने एक्ट कर दिया, वो ये कैसे बताएगा कि मुझे मोहल्ले में 100 लोग हैं तो 100 लोगों ने मुझे होना तो ये चाहिए कि जब जहाँ भी ये प्लेस होनी चाहिए आकर तो जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं या उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो उसकी इस किस्म की काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, इसको मर्डर कर देना चाहिए आकर, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जिन केसेस में स्टेट मुद्दई बनती है, इनमें कितने % चांस होता है कि सजा मुकम्मल मिलेगी या इसमें भी कोई बरी होने का चांस होता है? नहीं, इन केसेस के अंदर जहाँ पर स्टेट कौन सा मुद्दई कंप्लेंट बनती है उसमें कोई चांस नहीं है किसी मुलजिम को टोटल बरी होने का, उनको सजा मिलती है आकर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपका भी और आपका भी अली अजमल साहब, आपने हमें डिटेल्स से सवाल बताई। चूँकि दीन इस्लाम बहुत वसी है, इस्लाम क्या अहकामात जारी करता है, औरत के बारे में इस्लाम में किस तरह से हुकूक मुतय्यन किए गए हैं, और मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से और ऑनर किलिंग के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आलिम दीन मुफ्ती नईम साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि गैरत के नाम पर कत्ल दिन ब दिन ये मसला हमारे मुल्क में गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, क्या कहेंगे, दीन क्या अहकामात देता है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहा कि मैंने अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ देखा है सोते हुए। अच्छा, तो क्या मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल नहीं कर, और अगर कत्ल किया तुमने तो तुम वही शुमार होगा जो आम कातिलों का शुमार होता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा गैरतमंद है, लिहाजा अल्लाह ने इस बात की इजाजत नहीं दी है जब तक के शवाहिद और सबूत ना मौजूद हो और उसके बगैर गैर। उसने कहा मैंने देखा, आपने कहा नहीं, इसके अंदर जो है शहादतें दूसरी चीजों की जरूरत है, लिहाजा अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम आम कातिलों के शुमार होगे और अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा गैरतमंद है। तो इससे मालूम हुआ कि जो लोग गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं वो कातिल हैं और उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो कातिलों को मिली। मुफ्ती साहब, यहाँ पर आपने हदीस का बहुत खूबसूरत फिक्रा बयान किया कि अल्लाह पाक तुमसे ज्यादा गैरतमंद है। तो ऐसे में जो हमारे मुल्क में सूरत हाल इख्तियार की जा रही है, गैरत के नाम पर कभी बीवी कत्ल, कभी बेटी कत्ल, कभी बहन कत्ल, पीछे कंदील बलोच का मामला भी जमाने के सामने आया और ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उठाया गया। कहीं ना कहीं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो ये कवानीन क्यों नहीं राइज हो पा रहे, और अगर ये हुदूद लॉज हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही, कमी कहाँ रह गई है? देखिए, बात ये है कि कवानीन तो सारे मौजूद हैं हमारे मुल्क में,
लेकिन उस मुल्क के अंदर जो कवानीन पर अमल कराने वाले लोग हैं यानी अरबाब हुकूमत और रियासत, वो बिल्कुल इस कामों पर तैयार नहीं है और न इस पर अमल कराने को तैयार है। तो जाहिर है कि कानून बनाना तो असल नहीं है, कानून के ऊपर अमल करवाना असल है, और जो कि अरबाब रियासत के काम है और वो जो है काम नहीं करते, जिसकी वजह से गैरत के नाम पर और हर दूसरे नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं और ये होते रहेंगे उस वक्त तक जब तक के मुजरिम को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हमने एक, चूंकि तस्वीर का एक रुख है कि हमारे अरबाब अख्तियार पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, आप हमारे उलमाए कराम को कहाँ देखते हैं कि उनको किस हद तक अपना किरदार अदा करना चाहिए? जुमे का खुतबा होता है, बहुत सारे खुतबात होते हैं। बात ये है कि जो आदमी जुर्म करने वाला है, जुम्मे में आप 1000 खुतबे दें, 1000 स्पीकर लगा दें, कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा जब तक कि जुर्म पर सजा नहीं मिलेगी। इस्लाम ने भी मुजरिम को सजा रखी है। असल बुनियादी चीज ये है कि जब मुजरिम को पकड़ते हैं, कपड़ा ढाक कर ले आते हैं कि मुजरिम पकड़ा गया, फिर क्या हुआ उस मुजरिम का, इसके बारे में कभी जिक्र नहीं आया, कभी सामने नहीं आई। कभी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो केस है जिस सिलसिले में आज प्रोग्राम में मैंने आपको भी जो है वो शामिल किया है, ये एक मियाँ बीवी का मामला था और शौहर ने अपनी बीवी को मार डाला। अब ऐसे में एक अच्छी घरेलू जिंदगी के लिए, मियाँ और बीवी के लिए आप क्या कहेंगे? इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से गुजारी जानी चाहिए? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मर्दों को हुक्म दिया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा तरीके से मामला करो, उनके साथ अच्छी मुआशरत दोस्ती रखो। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि शादी से पहले वो किताबें, या मेरी भी एक किताब लिखी गई है कि जिसमें बताया जाता है कि मर्द की जिम्मेदारी औरत पर क्या है, औरत की जिम्मेदारी मर्द पर क्या है। जब पढ़ते नहीं तो वो बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जैसा कि जानवरों और हैवानियत की होती है, और उन्हें पता ही नहीं होता कि इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं क्या। ठीक, 2 लफ्ज़ सिर्फ ये भी बता दीजिएगा कि अगर कोई औरत अपने खामद के साथ खुश नहीं और जिंदगी बसर नहीं करना चाहती, तो उसके हवाले से भी हमारी आवाम को अवेयरनेस दीजिएगा, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए तो पहले तो कोशिश करो उनके दरमियान सुलह कराने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तुल खैर, सुलह बेहतर चीज है। और अगर सुलह के इम्कानात खत्म हो गए तो और मर्द तलाक भी नहीं देता, तो औरत को खुला का इख्तियार है कि वो औरत जो है काजी के पास चले जाए कि मैं खामिद के साथ रहनी चाहती, काजी उसके दलाइल करने के बाद जो है वो खुला दे देगा, और खुला भी एक तलाक ही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे इस वक्त। मुफ्ती साहब ने दीन क्या कहता है, दीन इस्लाम क्या कहता है, इस हवाले से हमें खुलकर बताया। कानून क्या कहता है ये भी हम अपनी आवाम के सामने ले आए, दीन क्या कहता है ये भी हमने बता दिया, इंसानियत क्या है ये भी हर बच्चा जानता है, और जहाँ इंसानियत का जिक्र आता है वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में आप लोगों के सामने रखी। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ इसलिए ये शुमार किया जाता है कि सोसाइटी में एक आवाज़ बन जाती है, एक सोसाइटी में ये रीत चल पड़ी है कि बाप या भाई ने मार दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही उन कवानीन पर जो मुजरिम आज ही बार दंदनाते फिर रहे हैं। जेल में गए, वहाँ कुछ अर्सा रहे, सुलह सफाई हुई, बाहर आ गए, केस वहीं का वहीं ठप हो गया, और फिर ये एक मिसाल बन गई कि फ़लाँ ने किया था वो बच गया, फ़लाँ ने किया था वो बच गया, हम भी कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ना तो दीन में इसकी इजाज़त है, ना ही कहीं कानून में इसकी इजाज़त है। हमने पूरी कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में आज आपको अवेयरनेस दे सकें, अपनी आवाम को वो सब बता सकें कि कानून की गिरफ्त कहाँ तक है और ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में दीन क्या कहता है। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने